राष्ट्रीय नवयुवती सहस्त्र क्रांतिकारी प्रखर प्रवक्ता मदन भिखाजी कामा मुंबई के एक बड़े ही प्रसिद्ध व विख्यात पारसी व्यापारी सोहराब जी पटेल के घर 24 सितंबर 1861 को उनके घर इस बेटिया ने जन्म लिया। माता पिता के द्वारा उसका नाम रखा गया भिखाजी। ऐसे तो बेटियां सुंदर तो थी ही, साथ ही मेधावी और तेजस्वी भी थी। घर में 9 बच्चे थे। लड़की होने पर भी उसे पूर्ण प्यार दुलार प्राप्त हुआ। लड़की होने का कोई दुख माता पिता को नहीं था। बड़े होने के साथ साथ ही मदन भिखाजी कामा का रूप निखरता गया और प्रतिभा भी सामने आने लगी। उनकी शिक्षा मुंबई के केंद्रा स्कूल में आरंभ हुई। वह अपनी कक्षा में सदैव प्रथम नंबर पर आती थी। स्कूल के लिए विभिन्न स्पर्धाओं में उनके द्वारा पुरस्कार भी प्राप्त किए जाते। दूसरे पारसी परिवारों की भांति सोहराब जी का परिवार भी राजभक्त परिवार था। सच्चाई यह थी कि उस वक्त उनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं था। अपने पारिवारिक कार्यों को लक्ष्य करके अपने परिवार का ठीक प्रकार से पालन पोषण करना उनके जीवन का ध्येय था और वह ध्येय ठीक प्रकार से पूर्ण हो रहा था। उनके तमाम बच्चे भी इसी निष्कंटक छायादार मार्ग पर अग्रसर थे। तब उन्हें अनुमान नहीं था कि परिवार का एक बच्चा अलग ही सोच रखती है। सोहराब जी की पुत्री भक्त प्रहलाद की याद दिलाती थी। जिस प्रकार भक्त प्रहलाद दैत्य के कुल में जन्म लेकर भी ईश्वर उपासना करते थे, उसी प्रकार मदन भिखाजी कामा भी देशभक्त परिवार में जन्म लेकर देश प्रेमी की चर्चा करती थी। उन्हें अंग्रेजों का अत्याचार नापसंद के बराबर ही था। वह उनकी अनीतियों की आलोचना करती थी। मदन भिखाजी कामा की उग्रता परिवार के लिए विपदा कारक थी। इस कारण पिताजी सोहराब जी ने निश्चय किया कि पुत्री का विवाह करके परिवार से विदा कर दिया जाए। तो सोहराब जी ने अपनी पुत्री के योग्य एक बड़े ही प्रसिद्ध वकील रुस्तम जी से मदन भिखाजी कामा की शादी कर दी गई। इस प्रकार वह श्रीमती भिखाजी कामा बन गई। लेकिन शादी से उत्पन्न जिम्मेदारियां भी भिखाजी के मूल स्वभाव में परिवर्तन नहीं ला सकी। जस की तस देश प्रेमी बनी रही। स्वभाव कहते ही उसे है जो प्रत्येक स्थिति परिस्थितियों में अपरिवर्तनीय रहता है, जिसे कभी बदला नहीं जा सकता। वह गलत को गलत तथा सही को सही ही कहती रहती है। यदि अंग्रेजों की दुष्टता की उन्हें आलोचना करनी होती थी तो वह अवश्य ही करती थी।
यह परिवार की बिना कि किसी को अच्छा लगेगा या बुरा। देश के नव जागरण काल की बयार से भीखा जी प्रभावित हो चुकी थी। 3 अगस्त 1885 को शादी के समय उनकी उम्र लगभग में 24 वर्ष की थी और उस समय भले बुरे का उन्हें संपूर्ण ज्ञान था। 1885 के दिसंबर माह में कांग्रेस अधिवेशन में उनके द्वारा विवाहारोपण प्रांत भी भाग लिया गया था। इसे कहा जाता है कि सच्ची शेरनी देशभक्त शादी कर लेने के बावजूद भी देश प्रेमी, देश गीत, देशभक्ति को नहीं भूली। जिस कारण से सोहराब जी ने भीखा जी की शादी की कि मैं जब इनकी शादी को कर दूंगा तो मेरी पुत्री बदल जाएगी, सुधर जाएगी, वो सब अंग्रेज के खिलाफ बोलना बंद कर देगी। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जस के तस भीखा जी बनी रही। जो पिताजी सोच रहे थे, विचार रहे थे कि मैं जब अपनी पुत्री की शादी किसी से कर दूंगा तो मेरी पुत्री सही मार्ग पर आ जावे, किसी ने सही कहा है, बेटी या पुत्र भले ही कितनों ही बड़े प्रसिद्ध कार्य क्यों न करे, माता पिता को चाहिए, माता पिता सोचता है कि मेरे पुत्र पुत्री मेरे आंगन में ही खेले, देशभक्त ना बने, अध्यात्म में ना खेले, कचरे में खेले। वही मिलावटी देखने को मिल रहा है पिताश्री के अंदर। तो फिर ऐसा तो होता हुआ ही रहता है। एक समय में दैत्यकुल में भक्त प्रहलाद जी ने जन्म लिया, पर दैत्य को समझा दिया कि मेरी टक्कर मत लो, मैं भक्ति करने वाला हूँ, अध्यात्म पर खड़ा होने वाला हूँ, धर्म के अनुकूल चलने वाला हूँ, हमें बदलने की कोशिश मत करो। ना मानी तो पिताश्री को टैटे फिश करवा दिया भक्त प्रहलाद जी ने। पिताश्री तो माताश्री तो चाहती ही यही है, मेरी पुत्री मेरे आंचल के अंदर। क्या सोच विचार देता है पिता के पास। पुत्र अगर ना कमा के देवे तो पुत्र को कुछ भी कहा देवे, अगर पुत्री शादी ना कर पावे तो फिर पिताश्री और माताश्री दुख हो जावे, नाराज हो जावे, यहाँ तक भी कह देवे चलो घर से निकलो, जब तुम शादी नहीं करोगे तो निकलो, ये भी कह देवे। पुत्र अगर काम ना करे तो पिताश्री माँ जी नाराज हो जावे, अगर पुत्री शादी ना करवे तो पुत्री से माताश्री पिताश्री नाराज हो जावे। होता है ये सब कुछ, देखो ना। तो पिताश्री भीखा जी के पिताश्री ने यही काम किया। सोहराब जी ने सोचा समझा, अगर मैं अपनी पुत्री को किसी व्यक्ति के साथ कर दूंगा तो मेरी पुत्री आ जाएगी वो मार्ग पर, जिस मार्ग पर मैं लाने के लिए चाह रहा हूं। पर भविष्य को कौन बदले, वर्तमान को तो अपनी मार्गों में ला ना सके, और भविष्य की बातों तो अलग ही है।
तो कुल मिलाकर बुरा न मानो तो होली है। जो भी जिस भी कार्ड को मदन भिखाजी कामा ने किया, वो सही किया ताकि लड़की को, माँ जी को ज्ञात हो सके कि सच्ची प्रेम क्या है। आजकल की जमाना में सच्ची प्रेम के बारे में पता ही नहीं है। प्रेम किसी को भी कह देता है कि प्रेम ये मानव से करने, प्रेम इस मानव से, प्रेम उनसे, क्योंकि हकीकत वो प्रेम है ही नहीं। जो प्रेम टूट जावे वो प्रेम हो ही नहीं सकता। जो प्रेम कुछ दिनों के लिए, कुछ पल के लिए होवे, वो प्रेम हो ही नहीं सकता। प्रेम तो वो है जो अजर अमर है। प्रेम वो है जो अजर अमर कर दे। प्रेम वो नहीं है जो क्षण भर में ही तोड़ दे। तो हकीकत में प्रेम भिखाजी कामा ने किया, जो कि आज इनकी नामों का गुणगान हम और आप लोग भी कर रहे हैं। हकीकत में प्रेम मदन भिखाजी कामा ने किया। इनकी शहादत को कौन भुला सके, इनकी कारनामा को कौन भुला सके। जिस कार को मदन भिखाजी कामा ने जर्मनी में जाके की, कौन भूल सके। झंडा के नीचे तले पूरे विश्व को लाकर खड़ा कर दी। बताओ कितने बड़े लक्ष्य कार को कर दी मदन भिखाजी कामा ने। और आजकल की बहन जी, माता जी को देखो ना, माता जी बोलती है अब मेरी शादी हो गई है और ये जो लड्डू गोपाल परामनाथ है इनको देखना है। बहन जी बोल रही है कुछ ही दिनों में अब मेरी कोई मिलने वाले हैं, उनके घरों में जानी है, फिर वही भोग सामग्री को इकट्ठी करनी है। मतलब अध्यात्म से, धर्म से, सत्य से, देशभक्त से दूर रह के परानाथ के बीच में रहनी है। वो बड़े बड़े दिग्गज ने कहा दिया ना, इन्हीं में परानाथ बैठता है। एक खुश है तो वो खुश हो जावे, भले ही परानाथ या पराननी जानवर पंछी को क्यों ना खावे। इनको मानने से सब कुछ सही, जो कि ये सब गलत है। मदन भिखाजी कामा का कार्य हम लोगों को बार बार याद दिलाता है कि देश के लिए, अध्यात्म के लिए, धर्म के लिए क्या क्या करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। हकीकत में क्या प्रेम है, हकीकत में क्या प्रेम है, ये मदन भिखाजी कामा ने दर्शा दी है, दर्ज कर दी है। आज पूरे विश्व के लोग इनके बारे में जानते हैं। पर आज की माता जी को, बहन जी को मैं जब देखता हूँ तो बोलती है, कहती हैं कि हे दिग्गज, मेरे पास अब समय नहीं है। बाल बच्चों, घर परिवार, परानाथ के अलावा लड़की बोलती है मुझे पढ़नी है, नौकरी लेनी है। उनके पिताश्री बोलता है मैं अपनी पुत्री को शादी करनी है। माँ जी बोलती हैं कि मेरी पुत्री अब जवान होने वाली है, मेरी पुत्री के ऊपर जवानी छाने वाली है, अब इनको निकालनी है घर से। तो एक दूसरे के पीछे पड़े हुए हैं। समाज ही एक दिक्कत दे रही है। समाजों में जो होवे सो ही करवे। तो समाज किसी को आगे बढ़ने के लिए नहीं देता। समाज क्या सिखाता है, समाज क्या मार्ग दिखाता है। समाज तो यही कहता है सुनो, तुम सबसे पहला नंबर एक काम करो, धन को इकट्ठा करो, धन को एकत्रित करो, धन को
संचित करो। इसको क्यों? तभी तो वो तुम्हारी योग मिले। तो फंसाने के लिए धन को इकट्ठा करो, एकजुट करो, ताकि तुम लोग भोग में फंस सको। अध्यात्म को, धर्म को, देशभक्ति, इनको आप लोग भुला सको आसानी से। तो ये समाज देशभक्ति, देश प्रेमी, मानवता, इंसानियत, अध्यात्म, धर्म, सत्य, ये भुलाने के लिए ही ये समाज ऐसा कहता है कि तुम धन को इकट्ठा करो, शादी करो, पत्नी को लाओ, बच्चे पैदा करो। उधर देखो, वो घोड़े, हाथी, कुत्ते, बंगले बना लिए हैं, तुम पैदा करो। सुन रहे? तो आगे की समस्या अब तैयार किया जाए। तो सोहराब जी पुत्री की शादी करके पिता सोहराब जी अब समझ रहे हैं मैं तो अवश्य तड़ गए हैं। अब तड़ गए हैं या मर गए हैं ये तो भविष्य ही जाने, किंतु उनकी यह उम्मीद कि शादी के बाद मेरी बेटियां अपने आप ही सदमार्ग पर आ जावे, परंतु ये बातें पूर्ण नहीं हुई। पति वकील साहब जहां उत्कट देशद्रोही थे, वहां पर पत्नी मिली प्रचंड देश प्रेमी, देशभक्त, अध्यात्म पर चलने वाली, खड़ा होने वाली, श्यान कक्ष से बोरी बिस्तर को उठाकर मंदिर के कक्षों में ले जाने वाली पुत्री, धर्म के अनुकूल चलने वाली पुत्री। किसी ने सही कहा है, आग और पानी का मेल अधिक समय तक नहीं चल सकता। पिता सोहराब जी जिसे काबू में न कर सके, पति रुस्तम भला कैसे काबू करते? पति रुस्तम जी भी भिखा जी को अपनी राय पर चलाने में नाकाम रहे। अब घर युद्ध का मैदान बन गया। पति पत्नी में अस्थायी रूप से कलह रहने लगी, जो इस रिश्ते के लिए घातक थी। क्या होगा इस रिश्ते का भविष्य, यह समझ में नहीं आ रहा था। मानो कि प्रकृति ने कोई एक नया खेल ही खेला है। उसे यह बर्दाश्त नहीं था कि यह दंपति एक दूसरे से दूर हो। हुआ यह है या कि उस समय मुंबई में मुंबई भर में एक मदन भिखाजी का मोही प्रसिद्ध में थी। अब आप लोग समझ ही सकते हो कि मदन भिखाजी का माने आजादी दिलवाने के लिए, गोरा अंग्रेजों से देशवासियों को छुटकारा दिलवाने के लिए वो अपनी परिवार को भी भूल गई। उनके मनों में बस एक यही गूंज थी, जस तस करके जो भी समस्या मेरी जिंदगी में आवे, उस समस्या को झेलकर बस मैं देश को आजादी करूंगी, देश से फिरंगी को भगाऊंगी, देश में अब गोरा अंग्रेज को रहने के लिए नहीं दूंगी। समझ सकते हो
इनकी प्रेमी भक्ति। पर दुर्भाग्य है कि आज के समय में ये माताएं बहन, माता जी को घर से फुर्सत नहीं मिलती और बहन जी को नेटों पर से वो छोटी कपड़े पीने से फुर्सत नहीं मिलती। बहन जी नेटों पर जा जाकर छोटी छोटी कपड़ों में आकर दिखाती हैं, बस मुझे वायरल कर दो, और माता जी कहती हैं घरों से फुर्सत है कहाँ जो कि मैं भक्ति करूं। देशभक्ति, देश प्रेमी जो भी थोड़ी मोड़ी समय को मिलती है वो जाकर बाबा के पास बिता लेते हैं, बाबा जी सिखाते हैं। यही सब बस ये जो चिलबिल्ला है, चिलबिल्ला के अंदर परानाथ है, इनको परानाथ मानो, सब कुछ सफल। जिसमें कि बुद्धिहीनता पैदा हो, कायरता पैदा हो, क्रांति का उत्थान ना हो सके, अध्यात्म पर खड़ा ना हो सके, श्यान कक्ष से बोरी बिस्तर को उठाकर मंदिर के कक्षों में ना ला सके, एक ज्ञान बड़े बड़े दिग्गज देते हैं, मानव को भी भगवान बना देते हैं। कई अनेक बीमारी समाजों में फैल गई है ना, खाबे मछली अंडे बकरे, करे भोग विलास, करे मनमर्जी का आचरण और बने परान्नाथ। कोई दुर्गा, कोई लक्ष्मी, हाँ अंदर में कामना से भरी पड़ी हुई है, वासना की उफान में डूब रही है, डूब रहा है और कह रहा है कि मेरे अंदर परान्नाथ है, मुझे परान्नाथ मानो। तू और आप, मैं, ये शब्द लेकर बोल रहे हैं समाजों में।